नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम हर वीडियो के अंदर जीके के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर लगाते हैं। इसमें हम जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। ये सभी एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए होते हैं। हम यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं और इनसे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन हो सके और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ पर हो सके। ये हमारा इस सीरीज का 25वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर रहा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संसदीय समिति है आपकी प्राक्कलन समिति। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है। इसके अंदर टोटल 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर्स। ये जो 30 सदस्य होते हैं, इन सब का चयन कहां से होता है? लोकसभा से। ठीक है, इसीलिए ये संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें एक भी राज्यसभा का सदस्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज, जो लोक लेखा समिति है ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। इसमें होते हैं 30 मेंबर। इसकी जुड़वा बहन कहते हैं लोक लेखा समिति को। इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं। इन 22 में से 15 मेंबर आपके लोकसभा से आते हैं, 7 मेंबर आपकी राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इसे लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों पेपर में आपसे पूछी जाती है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। ठीक है, जो भारत के सीएजी होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो लोक लेखा समिति के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि सीएजी किसके मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करते हैं? लोक लेखा समिति। एक और फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो लोक लेखा समिति होती है इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष की ओर से कोई व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, विपक्ष का कोई सदस्य होता है वो इसका अध्यक्ष बनता है। चलिए, तो दोनों समितियों से हमने कई सारे तथ्यों को यहां पर देखा जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन सी समांतर रेखा स्थित है? तो कौन सी पैरेलल लाइन जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है? सही आंसर है 49th जो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर बात करें ये 38वीं जो समांतर रेखा है ये किस किस के बीच है? तो जो आपका उत्तर कोरिया है और जो दक्षिण कोरिया है, इन दोनों के बीच में है 38वीं पैरेलल लाइन। ठीक है, जो 17वीं समांतर रेखा है ये आपके जो उत्तरी वियतनाम है और दक्षिणी वियतनाम है इनके बीच में स्थित है। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, ये दोनों कोरिया के बीच में, ये दोनों वियतनाम के बीच में है। जो ये 24वीं समांतर रेखा है ये भारत में है, जो गुजरात में है कच्छ, इसके पास स्थित है 24वीं समांतर रेखा। ठीक है, इस रेखा को पाकिस्तान बॉर्डर मानता है, इंडिया और पाकिस्तान का जो कच्छ की साइड है, लेकिन भारत इस रेखा को नहीं मानता है। ठीक है, तो 24वीं समांतर रेखा कहां पर है? गुजरात के कच्छ में। तो चारों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता माना जाता है ये मैकाले को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहते हैं, ये तो अंग्रेजी का है, कौन? मैकाले। अगर आधुनिक शिक्षा का पूछा जाएगा तो आप चार्ल्स ग्रांट आंसर करेंगे। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से किस प्रकार के वन को मानसून वन भी कहते हैं? राइट आंसर है यहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं इनको मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्नों के ऊपर हमने एक मास्टर वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्यूटर वहीं पे कवर हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें उस वीडियो में मिल जाएंगी। उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी को लेकर आपसे लगातार क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में कि कौन सी पीढ़ी में किस प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखिए जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी थी जो अभी चल रही है वर्तमान में, वो 5वीं पीढ़ी है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो इस्तेमाल हुआ ये कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। देखिए कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वो चली आपकी 1942 से लेकर 1955 तक। ठीक है, ये पहली पीढ़ी का काल था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी आई कंप्यूटर की वो 1955 से लेकर 1964 तक चली। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई जो कि 1964 से लेकर 75 तक चली, इसमें आईसी चिप्स का इस्तेमाल होता था। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती थी इनका इस्तेमाल होता था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। जो चौथी पीढ़ी आई जिसका काल था 1975 से लेकर 1989 तक, इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था। 5वीं पीढ़ी जो अभी चल रही है 1989 से ये शुरू हुई और अभी तक ये चल रही है। तो इसमें आपका जो एआई है, ठीक है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। तो 5 पीढ़ियों के बारे में मैंने आपको बताया, उनका टाइम पीरियड और उसमें इस्तेमाल होनी जो टेक्नोलॉजी थी ये आपसे पूछा जाता है। वर्तमान के जो कंप्यूटर हैं इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। आपसे पूछा जाता है कि एआई का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, जो एआई टेक्नोलॉजी है इसका जनक किसको मानते हैं? तो इसका जनक जो है ये जॉन मकार्थे को माना जाता है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है इस टेक्नोलॉजी का जनक। चलिए नेक्स्ट है हमारा आसफा कानून कब पारित हुआ था? देखिए ये जो कानून है हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, सवाल उठे इसके ऊपर कि इसको क्या हटा देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में ये लागू है अभी भी। ठीक है, जो आसफा कानून है इसका पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है और यह पारित हुआ था 1958 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह जो कानून है यह आपके असम, इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में ये कानून अभी भी लागू है। इस कानून के तहत जो वहाँ पे स्पेशल सेना होती है उस सेना को वहाँ पर स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कि वो बिना किसी को बताए या बिना किसी ऑर्डर के जिन पे उनको शक है वो उस घर की तलाशी ले सकते हैं और बिना ऑर्डर के वो गोली भी वहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पावर एक्ट है, इसके तहत सेना को वहाँ पर स्पेशल पावर्स दी गई हैं। ये 1958 में पारित हुआ था। ठीक है, 1958 में ही जब ये पारित हुआ तो इसे मणिपुर और असम में लागू कर दिया गया। ठीक है, 1972 में ये जो कानून था ये आपके जो अदर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, इनके ऊपर भी ये कानून लागू कर दिया गया। पंजाब में ये कानून 1983 में लाया गया था। ठीक है, वहां पर इसे 1983 में लागू करा गया। और जम्मू कश्मीर का पूछा जा सकता है कि वहां पर यह कानून कब लागू किया गया, तो 1990 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये ऐसा दिवस है जो पिछले कुछ सालों से लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है और ये मनाया जाता है हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राज्य में देखिए भारत के अंदर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार इसकी शुरुआत करी गई थी 14 दिसंबर 1991 से।
ठीक है, और इसीलिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी दिन से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब? 1991 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया 2001 से। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको आप नोट करते हुए चले तो आपके एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पर आ जाएंगे, आपको इनसे रिवीजन करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्मा और ये आपके छत्तीसगढ़ का एक फेमस लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जो CAG होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहला पूरा हो इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति, CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। CAG को इनके पद से कौन हटा सकता है? तो इनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। इनको पद से हटाने के लिए इनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग के द्वारा ही इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 148 के तहत CAG की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और ऊपर हमने देखा जो लोक लेखा समिति होती है उसके लिए ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं। रेड क्रॉस का गठन कब हुआ? इसका संस्थापक कौन है? इसको नोबेल पुरस्कार कब कब मिला? रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना होती है 1863 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम है हेनरी ड्यूरेंट। इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी? हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना करी थी। हेनरी ड्यूरेंट का जन्म 8 मई को हुआ था, इसीलिए 8 मई को उनके जन्म दिवस पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? हर साल 8 मई को मनाया जाता है। स्थापना 1863 में, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में स्थित है। ये जो संस्था है रेड क्रॉस, इसको अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार मिला था 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान, दूसरी बार मिला 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, और तीसरी बार मिला 1963 में 100 वर्ष पूरे होने पर। तो तीनों आपको याद रखने हैं कब कब नोबेल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। तो पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने से 1 साल पहले, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने से 1 साल पहले, और तीसरा स्थापना के 100 साल के बाद। ठीक है, चलिए, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, सिख राज्य का जो अंतिम शासक माना जाता है वो दिलीप सिंह को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जब पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया 1849 में, ठीक है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब होता है? 1849 में। उस समय पंजाब के शासक कौन थे? सिख शासक कौन थे? दिलीप सिंह। ठीक है, और अंग्रेज कौन था जिसने पंजाब का विलय करवाया था ब्रिटिश साम्राज्य में? उसका नाम था डलहौजी। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो वो था डलहौजी। ठीक है, पंजाब यानी कि सिख साम्राज्य की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये पूछा जाता है। एक और चीज, जब पंजाब का विलय कर दिया गया सिख साम्राज्य में, तो जो ये शासक था दिलीप सिंह, इसको अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेज दिया। ठीक है, इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि ये कम उम्र के थे तो इनको शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड भेज दिया पढ़ाई के लिए। वहां पे जाकर दिलीप सिंह ने सिख धर्म को त्याग दिया और ईसाई धर्म को अपना लिया। तो क्वेश्चन बनता है पंजाब के किस शासक ने ईसाई धर्म को अपनाया था? इनका नाम था दिलीप सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि किसने अपनाया था? दिलीप सिंह ने।
एक और चीज, जब पंजाब का विलय किया गया ब्रिटिश शासन में तो उस समय जो कोहिनूर हीरा था वो इन्हीं के पास था। तो पंजाब का विलय हो गया, इनको इंग्लैंड भेज दिया और जो कोहिनूर हीरा था वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी। देखिए ट्विटर काफी समय से काफी ज्यादा चर्चा में है, तो ट्विटर को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्विटर एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसकी शुरुआत होती है 2006 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ट्विटर के फाउंडर कौन कौन थे, तो देखिए ट्विटर के 2-3 फाउंडर हैं, जैसे एक का नाम है जैक डॉर्सी। ठीक है, ये ट्विटर के सीईओ भी रहे थे, अब नहीं है। ठीक है, जैक डॉर्सी। इसके अलावा एक का नाम है बिज स्टोन। ठीक है, ये भी ट्विटर के फाउंडर में शामिल हैं और सबसे प्रसिद्ध नाम जो है वो है इवान विलियम्स। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि हाल ही में किसी एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था ट्विटर के संस्थापक कौन हैं और आपको इवान विलियम्स का नाम वहां पर दिया गया था। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। एक और चीज, जब हम ट्विटर पे कोई ट्वीट करते हैं तो उसमें कितनी लिमिट होती है, यानी कितने कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं, तो इनकी लिमिट पहले 140 होती थी, 2018 के बाद से अब ये लिमिट 280 कैरेक्टर होती है। ठीक है, यानी कि आप 280 कैरेक्टर जो अल्फाबेट या सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। एक और चीज, उसी एग्जाम में जो एसएससी का एग्जाम था वहां पर आपसे पूछा गया था कि ये जो ट्विटर है इसका पुराना नाम क्या था, तो ट्विटर का पुराना नाम वहां पर आपको जो आंसर था वो था ये वाला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है ट्विटर का पुराना नाम। कुछ प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स हमारी और हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो गया। ठीक है, 2004 में होता है आपके फेसबुक की शुरुआत। ठीक है, तो फेसबुक कब पूछा जाता है, कब शुरू हुई, 2004 में। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक या फेसबुक को किसने शुरू किया था, सभी उनका नाम जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग, जो अभी वर्तमान में फेसबुक के सीईओ भी हैं। एक क्वेश्चन फेसबुक को लेकर पूछा जाता है कि अगर आपको फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज होती है 13 वर्ष। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में 13 वर्ष के बच्चे को वहां पर जो बालिग माना जाता है, वयस्क माना जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया में 18 के ऊपर होता है, वहां पर 13 होता है, इसीलिए आप फेसबुक पे अगर 13 साल से ज्यादा के हैं तो अकाउंट बना सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 90 साल का आदमी भी बना सकता है। ठीक है, चलिए 2006 में ट्विटर आया, 2009 में क्या आया था, 2009 में आया था व्हाट्सएप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई, 2009 में। किसने शुरू करा था व्हाट्सएप को, ब्रायन एक्टन और जैन कोयम के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, व्हाट्सएप 2009 में आया, ब्रायन एक्टन और जो जैन कोयम है इनके द्वारा। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, कब खरीदा था, 2014 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला है यूट्यूब। यूट्यूब को लेकर भी पूछा जाता है, यूट्यूब कब बना, यूट्यूब कब आया, इसके संस्थापक कौन थे, तो यूट्यूब आया 2005 में। ठीक है, इसके 3 फाउंडर हैं, एक का नाम है जावेद करीम, एक का नाम है हार्ले और एक का नाम है स्टीव चेन। तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम कब आया था, इंस्टाग्राम आपका 2010 में आया था और 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक और है सोशल मीडिया साइट जहां पर आप जॉब की तलाश करते हैं, लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन कब आया था, ये आया था 2002 में। ठीक है, और इसको हॉफमैन और गुरकी के द्वारा शुरू किया गया था। ये कुछ डेट से कुछ इंपॉर्टेंट साल थे सोशल मीडिया साइट्स के जो आपको याद रखने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, विश्व का दुनिया का पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी, तो पहली सोशल नेटवर्किंग साइट 1996 में आई थी जिसका नाम था 6 डिग्री। ठीक है, चलिए यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनके बारे में जो ये स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देगा, ये कहा था केटी शाह ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख इन आर्टिकल्स में किया गया है।
तो साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को आप नोट जरूर करें, आपको काफी फायदा यहां पर होगा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है, लेकिन प्रश्न है सबसे छोटा महासागर, तो आंसर होगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है वृत्ताकार, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसका आकार इंग्लिश का जो एस अल्फाबेट है इसके आकार के जैसा है, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। और जो आर्कटिक है ये सबसे छोटा है, ये आपको याद रखना है, तीनों पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 78(6) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 76 के तहत जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, अटॉर्नी जनरल। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो राष्ट्रपति से जुड़े हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। आप जानते हैं अगर किसी मुजरिम को सजा दी गई है तो उसकी सजा को माफ करने का जो अधिकार है वो भारत में प्रेसिडेंट के पास है। किस आर्टिकल के तहत? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है। 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि अगर संसद के सत्र जो है वो चलन में नहीं है, संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। आप जानते हैं राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। ऊपर हमने देखा सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 148 के तहत। और भारत में हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, म्यांमार को किस वर्ष भारत से अलग किया गया था? म्यांमार यानी कि इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। तो बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? 1937 में। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसके आधार पर, इसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। आपको याद रखना है। बर्मा स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र हुआ ये 4 जनवरी 1948 में, ठीक है। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। भारत से अलग हुआ 37 में, स्वतंत्र हुआ 1948 में। किस संशोधन द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? देखिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं ओबीसी, इनको सरकारी और निजी संस्थानों में जो 27% आरक्षण दिया गया था, ये आपका जो 93वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसके तहत दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन ये 2005 में हुआ था और इसी के तहत ओबीसी को आरक्षण यहां पर दिया गया था। तो पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर हम अन्य इंपॉर्टेंट संविधान संशोधनों की बात करें, सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो आएगा जिसमें हम जो अभी तक के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट एक सिंगल वीडियो में। फिलहाल इनको देखते हैं। 93 तो इस प्रश्न का आंसर है जिसके तहत आरक्षण दिया गया। 89 वाला आरक्षण अगर जो हम इसके बात करें संविधान संशोधन की, ये 2003 में हुआ था, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? कौन से संविधान संशोधन के तहत? संविधान संशोधन 89 के तहत।
91 की बात करें, 91वां जो संविधान संशोधन था ये 2003 में हुआ और 2003 में इसके तहत जो मंत्रिमंडल होता है उसको सीमित कर दिया गया था। उसके आकार को कहा गया किसी भी हालात में ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल को सीमित किस आर्टिकल के तहत किया गया था, किस संशोधन के तहत किया गया था? 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, जो 92वां संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसी के तहत जो भारत की 8वीं अनुसूची है इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन चारों को भारत की जो 8वीं अनुसूची है जहां पर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं इनको जोड़ा गया और इनकी संख्या कितनी हो गई थी? फिर 22 हो गई। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां। ये भी 2003 में हुआ था। जीडीपी को 2 भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है। एक होती है सांकेतिक जीडीपी और एक होती है वास्तविक जीडीपी। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारत में कर्क रेखा कितने अक्षांश से होकर मध्य से गुजरती है? तो देखिए कितने अक्षांश से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा? ये गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेकर। ठीक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इस पर टिक मत करना क्योंकि इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 23 डिग्री 30 मिनट और आप जानते हैं मिनट 60 का एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो इसका आधा होगा 30। ठीक है, तो 50 आंसर नहीं होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बहुत बार उड़ीसा का नाम लेकर पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट का भी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर है एक धौलावीरा, है कहां पर? ये आपके गुजरात में है। ठीक है, और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया था? उस समय जब हड़प्पा सभ्यता थी इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब आप कहेंगे कि इतने सारे शहर हैं, कैसे याद होगा कि किसको 2 भागों में किया है, किसको 3 भागों में किया है? तो सिंपल सी चीज़ है, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि हड़प्पा के जितने भी शहर मिले हैं, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, धौलावीरा हो, राखीगढ़ी हो, जितने भी शहर हैं, लोथल हो, कालीबंगा हो, उनमें से एकमात्र शहर है धौलावीरा जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाकी सबको मैक्सिमम 2 ही भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऊपरी भाग और निचला भाग, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, एकमात्र शहर जिसे 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा जैसा मैंने आपको कहा ये गुजरात में है। इसकी खोज करी गई थी 1968 में, जिनका नाम था JP जोशी। ठीक है, यानी जगतपति जोशी के द्वारा 1968 में इसकी खोज करी गई थी। व्यापक जो यहां पर खुदाई का काम करवाया था वो रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट ने 1990 में करवाया था। दोनों का नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ये जो धौलावीरा है ये भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर कौन है हड़प्पा सभ्यता का? वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और दूसरा नंबर आता है धौलावीरा का, जो कि गुजरात में आता है। ये करंट अफेयर में क्यों है? तो 2021 में जो धौलावीरा है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और ये भारत का 40वां स्थल बना इस सूची में शामिल होने वाला। तो इंपॉर्टेंट है, भारत से सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ वो कौन है? धौलावीरा। 2021 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जीके एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज का हमने 25वां भाग यहाँ पर देखा। 20 क्वेश्चन केवल हमने कवर किए, नंबरिंग केवल 20 क्वेश्चन की थी, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट किया होगा, साथ में जो हमने अतिरिक्त जानकारी को देखा उसको देखा होगा, तो आप देखेंगे हमने कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया और सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके जीके को और मजबूत करने में।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।